नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र भटेले और आप देख रहे हैं टोटल हिंदी। जैसा कि आज हमारी हेडिंग से ही आपको दिख रहा होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। मित्रों, हिंदी साहित्य लेखन जो है वो चला आ रहा है लगभग 7वीं ईसवी शताब्दी से। ईसा की जो 7वीं शताब्दी, तब से हिंदी साहित्य लेखन का कार्यक्रम चल रहा है। कई अनेक नामी ग्रामी कवि आए, कई गुमनामी की ज़िंदगी जीकर चले गए, जिनका इतिहास इतना महत्वपूर्ण था, इतना सारगर्भित था, लेकिन उनको वो पहचान नहीं मिली। तो उसको पहचान दिलाने का जो जरिया होता है वो कहलाता है हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन सबसे पहले, अगर हम पहले बात करें, चूँकि अभी हम जब विकासक्रम में पढ़ेंगे तब तो हम उसको पढ़ेंगे ही। तो हिंदी जो इतिहास लेखन है, इतिहास लेखन की कुछ विधियाँ होती हैं, जिसमें विकासवादी पद्धति होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, और भी कई विधेयवादी पद्धतियाँ होती हैं। तो वो सभी अपने अपने विद्वान अपने अपने तरीके से इतिहास के तथ्य जुटाते हैं, कवियों के बारे में जानकारी जुटाते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में पता निकालते हैं, कब लिखी गई, क्या विषय था, वगैरह वगैरह, और फिर उनको एक अपने ग्रंथ में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो जो भी विद्यार्थी नेट, सेट या पीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पीएससी होती है उसकी तैयारी कर रहा है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों जुड़े रहिए अंत तक हमारे साथ। तो सबसे पहले जो इतिहास लेखन की बात होती है, इसको हम अगर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के संदर्भ में देखें तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला जो प्रयास किया है वो किया है एक फ्रेंच विद्वान गारसा दा तासी। नाम याद रखिए दोस्तों, गारसा दा तासी फ्रेंच विद्वान था। इसने अपना हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा वो फ्रेंच भाषा में ही लिखा। इसका इतिहास दो भागों में हमारे सामने निकल कर आता है, दो भागों में प्रकाशित है। इसका पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग इसका 1847 में हमारे सामने आता है। अब गारसा दा तासी के इतिहास ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, उसका नाम अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, या हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक कृति किसकी है, या फिर गारसा दा तासी की पुस्तक का नाम क्या है, या जोड़ियाँ वगैरह मिलाने के लिए कह दिया जाता है। तो जो तासी की पुस्तक है इसका नाम है इस्तवार दा ला लिटरेच्योर इस्तवार दा ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी। इस्तवार दा ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी, ये गारसा दा तासी की पुस्तक का नाम है, जो दो भागों में प्रकाशित थी। पहला भाग इसका 1839 में, दूसरा भाग 1847 में आया। इस पुस्तक की खास बात यह है, गारसा दा तासी जो इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं, ये कहीं ना कहीं उर्दू या फारसी समर्थक विद्वान माने जाते हैं। ये हिंदी के कवियों को इतना महत्व नहीं देते थे। तो इनकी जो किताब थी इसमें लगभग 752 कवियों की जानकारी दी गई है। 752 में से मित्रों आप ये समझिए कि 62 कवि ही सिर्फ ऐसे थे, 62 ही हिंदी के कवि थे, बाकी सारे कवि जो हैं उर्दू, अरबी, फारसी लेखन वाले कवियों को इन्होंने शामिल किया था। गारसा दा तासी की जो पुस्तक है इस्तवार दा ला लिटरेच्योर, इसका हिंदी में भी रूपांतरण किया गया। लक्ष्मी सागर बार्सणे, आप लोगों ने नाम सुना हो शायद, लक्ष्मी सागर बार्सणे ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इनकी पुस्तक का हिंदी रूपांतरण किया। इसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे सामने आता है हिंदी साहित्य को लेकर, वो आता है शिव सिंह सेंगर। दूसरा जो ग्रंथ है वो है शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। इनकी पुस्तक जो है उसका नाम क्या है? शिव सिंह सरोज। इस नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का कार्य किया। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसका जो रचना काल है वो है लगभग 1883। ये 1883 के आसपास की लिखी रचना है। इसमें लगभग 1000 हिंदी के कवियों को शामिल किया गया। शिव सिंह सेंगर ने 1000 हिंदी के कवियों को शामिल किया। इसके बाद जो अगले कवि हैं वो है हमारे सामने, जो सही मायनों में, सच्चे अर्थों में जिसको हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। आपसे कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तब आपको लगाना है गारसा दा तासी का
हिंदी इंदोई इस्तवारदाला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी। और अगर वास्तविक अर्थों में पूछा जाए कि वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है, तो वो है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन इनकी पुस्तक है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, इनकी पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सच्चे अर्थों में इस पुस्तक को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी साहित्य को निश्चित कालक्रम में बांटा। हालांकि इनके कालक्रम का जो वर्णन है वो अलग तरीके से, इन्होंने आदि काल को चारण काल वगैरह कहा। इसके अलावा इन्होंने जो इनके काल विभाजन का आधार था वो ऐसे बिंदु थे जिनको आचार्य शुक्ल ने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि आचार्य शुक्ल की बात इसलिए करते हैं क्योंकि आचार्य शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ये जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इसका समय क्या है? इसका समय है 1888 ईस्वी। ये 1888 में लिखा गया। इसका भी हिंदी में रूपांतरण किया गया। इसके बाद जो अगला हिंदी का अगला जो महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है वो आता है मिश्र बंधुओं का, मिश्र बंधु इन्होंने लिखा। इनका जो ग्रंथ था वो था मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद नाम से इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम से इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा। ये भी मित्रों दो भागों में प्रकाशित ग्रंथ हैं। पहले भाग का प्रकाशन 1913 में और दूसरे भाग का प्रकाशन 13-14 इसको कुछ भी कह लीजिए, दूसरे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। ये मिश्र बंधु विनोद दो भागों में प्रकाशित है। पहले भाग का प्रकाशन 1913, दूसरे भाग का प्रकाशन 1934। मिश्र बंधु विनोद की जो खास बात है, इसमें 5000 हिंदी के कवियों को शामिल किया गया, 5000 हिंदी के कवियों को। मिश्र बंधु इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 भाई थे। 3 भाइयों ने मिलकर एक साथ इतिहास ग्रंथ लिखा, जिनमें श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी एवं गणेश बिहारी, ये तीन भाई थे। इन तीनों ने मिलकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण नाम आता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में, वो आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार कहा जाता है। जैसा कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो 1996 में अपना इतिहास ग्रंथ लिखते हैं, इन्होंने भी कहा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के बगैर करना संभव ही नहीं है। या तो आपको इसको साथ लेकर चलना पड़ेगा या फिर इसका आपको संदर्भ देना पड़ेगा। आप इसको नकार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है। अभी आचार्य शुक्ल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम है। पहले इसका प्रकाशन 1828 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका नाम से एक बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। लेकिन बाद में इसको हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। कब? 1929। तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल की किताब है, इसका प्रकाशन मान के चलिए आप 1929। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में कई बार लोगों से पूछा जाता है। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 सुगम कालखंडों में बांटा, जिसको हम आजकल देखते हैं। पहले कालखंड का नाम क्या रखा? वीरगाथा काल, जिसको हम आदिकाल भी कहते हैं। बाद में अलग विद्वानों ने इसको आदिकाल नाम से पुकारा। दूसरे कालखंड का इन्होंने नाम रखा भक्ति काल।
भक्ति काल, और तीसरे कालखंड का नाम रखा रीतिकाल, और चौथे कालखंड का नाम रखा आधुनिक काल या गद्य काल भी उन्होंने इसको कहा है, आधुनिक काल या गद्य काल भी इसको इन्होंने कहा है। वीरगाथा काल या आदिकाल का समय जैसा कि हम सभी को पता है, इन्होंने संवत 1050 से लेकर 1375, याद रखिए मित्रों ये संवत है, संवत 1050 से लेकर 1375। भक्ति काल का समय माना है इन्होंने 1375 से लेकर 1700 तक, ये भी संवत ही है। रीतिकाल का समय माना है इन्होंने 1700 संवत से लेकर 1900 तक, और 1900 से लेकर अब तक, यानी कि जब तक इनका इतिहास ग्रंथ लिखा गया तब तक इन्होंने माना है आधुनिक काल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यही है। फिर इन्होंने जो कवियों के बारे में जो घोषणाएं करी, जो उनकी तारीफ करी है, जिस भी कवि को उन्होंने छोड़ा, जिसकी भी साहित्य को महत्व नहीं दिया, वो आज तक उपेक्षित ही रहा है, उसको प्रतिष्ठित किया है। अगर थोड़ा बहुत इनके इतिहास को अगर किसी ने चुनौतियों के आधार पर खंडित करने का प्रयास किया है, इनके पांडित्य की जो धाक थी उसको हटाने का जो काम किया है, वो आगे चलकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। उनके ग्रंथ के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद जो अगला नाम निकल कर सामने आता है वो आता है रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में रामकुमार वर्मा, इनके ग्रंथ का प्रकाशन 1938 में हुआ। 1938। ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास, आप हिंदी साहित्य का इतिहास लिख लीजिए। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनकी पुस्तक का नाम है। ये एक तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही अनुगमन करते हैं। इनकी बस खास बात यह है कि इन्होंने जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है, उसके साथ साथ इन्होंने उसको संधि काल एक और नाम दिया है। इससे अलग इसमें कुछ नहीं है खास, आचार्य शुक्ल का ही अनुगमन करते दिखाई देते हैं। इसके बाद जो अगला नाम निकल कर सामने आता है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखें, हम कोशिश करेंगे एक अच्छा वीडियो बनाने की। इसके बाद जो अगला ग्रंथ आता है वो आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इन्होंने साहित्य इतिहास संबंधी, आलोचना संबंधी 3 पुस्तकें लिखी हैं। पहली पुस्तक तो इनकी थी हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका। दूसरी पुस्तक इनकी थी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इसके अलावा जो तीसरी पुस्तक है वो है इनकी हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल। दोस्तों इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, क्योंकि तीनों ही इतिहास लेखन से संबंधित पुस्तकें हैं, लेकिन हिंदी साहित्य का आदिकाल ये जो इनकी पुस्तक है, इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण यही है। प्रतियोगी परीक्षाओं से अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इनकी इसी पुस्तक हिंदी साहित्य का आदिकाल से ही पूछे जाते हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1952 है। 1952। ये 1940 के आसपास की किताब है। 1940, ये 1951 और ये 1952। ये 3 किताबें उन्होंने लिखी। इसके बाद और जो एक महत्वपूर्ण नाम है वो है गणपति चंद्र गुप्त का। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में क्योंकि गणपति चंद्र गुप्त अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि गणपति चंद्र गुप्त एक नई पद्धति से हिंदी साहित्य लिखने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने हिंदी में वैज्ञानिक पद्धति का पहल प्रयोग किया। वैज्ञानिक पद्धति से हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास किया। और इनकी किताब का भी नाम कुछ इस तरीके से है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इतिहास लेखन का कार्य किया।
इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है 1965। ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें थी। इसके अलावा आप अगर आधुनिक दृष्टिकोण में देखें तो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत प्रसिद्ध रहा है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का संपादन ही है एक तरीके से। इसके अलावा जो आधुनिक समय में जो अभी चर्चा में है या प्रतियोगी परीक्षा में जिसकी डिमांड रहती है, प्रतियोगी परीक्षा में जिससे क्वेश्चन आते हैं, वो है डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये है इनका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये इनकी पुस्तक का नाम है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। यह 1996 की पुस्तक है। आजकल इस पुस्तक से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में। इसके अलावा कुसुम वगैरह हैं, सुनीति कुमार चटर्जी का भी है, विश्वनाथ प्रसाद भी हैं, और भी कई सारे आलोचक रहे हैं जिन्होंने अपनी आलोचनात्मक कृतियाँ प्रस्तुत की। कभी विशेष के बारे में लिखा, जैसे नंदलाल वाजपेयी एक प्रसिद्ध नाम है। पंत ने भी आलोचनात्मक कृतियाँ लिखी हैं, पर वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में इन्हीं से ही प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ये थी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। इसमें से आचार्य शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति को अपनाया। बच्चन सिंह, ये गणपति चंद्रगुप्त के बारे में हम देखते ही, इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास इन सब में सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता रहा है अभी तक। अगर उनकी जो भी सिद्धांत थे, मान्यताएं थी, उनको किसी ने खंडित करने का प्रयास किया तो वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपनी मान्यताओं के आधार पर, अपने निष्कर्षों के आधार पर अगर किसी ने खुले शब्दों में आचार्य शुक्ल को चुनौती दी तो वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। इसमें अगर हम देखें कि पहला कवि, इतिहास लेखक जिन्होंने किसको पहला कवि माना, तो आचार्य शुक्ल के बारे में अगर देखें तो आचार्य शुक्ल राजा मुंज के सभा कवि, मुंज कवि को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। आचार्य शुक्ल मुंज को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, है ना। और आचार्य द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन सरायपा को मानते हैं, जो कि वैसे भी सरायपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, साहित्य की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। ये कुछ ऐसे आलोचक रहे हैं जिन्होंने हिंदी के प्रथम कवि वगैरह के बारे में अपनी रुचि रखी है, जानकारी रखने की कोशिश की है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक, यानी कि वो मानते कि हिंदी में पहले अगर किसी ने गद्य साहित्य लिखने का प्रयास किया तो वो मानते हैं गोरखनाथ ने लिखा। तो मिश्र बंधु जो है गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्य लेखक स्वीकार करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें थीं जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में चर्चित किताबें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, वो उनकी चर्चा अपन किसी अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।